स्टार्ट करते हैं। जी मैम। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था इक्वलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी एंड इक्वलिटी लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जाति के आधार पर कास्ट रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी एंड जेंडर रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। आज हम कराएंगे क्लास रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। जैसे कि मैंने बताया था कि निष्पक्षता तथा समानता, इक्वलिटी समानता, इक्विटी निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब है फेयरनेस, सोशल जस्टिस यानी कि पक्षपात रहित। हमारी इंडियन सोसाइटी में भले ही हमारे संविधान की में लिखा गया है कि सबको समानता का अधिकार होगा, बट उसके बावजूद भी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और डिसेबिलिटी यानी कि अशक्तता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हमारे टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अध्यापक का ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो बिना पक्षपात के सबके साथ समानता का व्यवहार करे, यानी कि इक्वलिटी और इक्विटी को अपनाते हुए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग कोई भी भेदभाव ना किया जाए और इस तरह से अपना उत्तरदायित्व निभाए। तो आज हम करेंगे क्लास रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। अनेक अवसरों में ये देखा जाता है कि हम समूह विशेष के प्रति एक धारणा अपने मन में बना लेते हैं और उस समूह के प्रति अपने विचार एवं भाव रखते हैं। तो उसके प्रति हम एक परमानेंट छवि बना लेते हैं या एक स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी परंपरा बना लेते हैं, तो उसके प्रति हम वही उसी तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं। और जैसे कि आज के टाइम में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कुछ लोग इसको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं और उनके विचारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनको सांप्रदायिक दल मानते हैं और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ एक शिक्षक का दायित्व ये है कि वो उनके कार्यों और उद्देश्यों की समालोचना करे। किसी भी वर्ग को आप पहले से कुछ डिसाइड करने से या अपने पूर्वग्रह या परंपराओं को देखते हुए उसकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को देखते हुए उसकी समीक्षा करें, उसकी समालोचना करें और उसके बाद उसका निर्णय करें और उसको स्वीकारें। अंधविश्वासी बनकर, ब्लाइंड फेथ होकर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। वर्गों के बारे में अपनी जो धारणाएं और विचार समाज में प्रचलित है, उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना ही उनके प्रभावों को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। एक शिक्षक को प्रमुख वर्गों के प्रति अपने कार्य एवं व्यवहार को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे नंबर 1, शैक्षिक वर्ग, एजुकेशनल क्लास। सामान्य रूप में समाज में दो प्रकार के वर्ग शैक्षिक आधार पर किए जाते हैं। शिक्षित वर्ग के बारे में ये एक रूढ़िवादिता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है। शिक्षित व्यक्तियों में समाज सेवा और मानवता की भावना अधिक पाई जाती है। वहां अशिक्षित वर्ग के लिए ये कहा जाता है कि वो बुद्धिहीन है और समाज पर बोझ है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें दोनों ही वर्गों को व्यवहार को सामान्य रखना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के प्रति अपनी पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए यथासंभव उनका उपयोग समाज के विकास में करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टीरियोटाइप या पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता उचित नहीं मानी जाती है। आरक्षित व्यक्तियों में भी कभी कभी प्रतिभा छिपी होती है, परंतु ये उचित वातावरण के अभाव में विकसित नहीं हो पाती। इसलिए एक शिक्षक को सदैव इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं से बचना चाहिए। दूसरा है आर्थिक वर्ग। आर्थिक वर्ग यानी कि इकोनॉमिकल क्लास। इकोनॉमिकल क्लास में भी दो वर्ग माने जाते हैं मेन, मुख्य, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी इकोनॉमिक के आधार पर, अर्थ के आधार पर दो
वर्ग माने थे, एक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। बाकी इसमें सामान्य रूप से समाज में ये देखा गया है कि इसमें भी धनी जो बहुत अपर क्लास के है, मिडिल क्लास है और निम्न क्लास है, इस तरह से उनमें भी कई तरह की क्लासेस पाई जाती है। और सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो धनी वर्ग है उनको तो ये समझा जाता है ये ईमानदार है, दयालु है और समाज सेवा करने वाले हैं, और जो निर्धन है वो चोरी या बेईमानी करने वाले माने जाते हैं। बाकी जबकि दोनों ही स्थितियां भ्रामक एवं पूर्वाग्रह पर आधारित है, यानी कि दोनों की जो विचारधारा है वो रूढ़िवादिता है। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं होता, गरीब आदमी बेईमान नहीं होता, बल्कि धनी ईमानदारी नहीं होता। एक शिक्षक को सदैव इन पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ ये सिद्ध करना चाहिए कि दोनों वर्गों में ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के मिल जाते हैं। तो जितने भी पूर्वाग्रह हैं या जो रूढ़िवादी बातें हैं उन दृष्टिकोणों को हटाकर बल्कि उनके व्यवहार और उनको गरीब और अमीर वर्ग को ना देखते हुए छात्रों के साथ विद्यालय में बिल्कुल सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक वर्ग, पॉलिटिकल क्लास। वर्तमान समय में ये धारणा बन चुकी है कि जो व्यक्ति राजनीति से संबंधित होगा उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगी। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के पास यदि कोई नेता आता है तो उसको ये अनुभव होता है कि साक्षात यमराज उसके पास आ गया है, ना जाने कौन सी विपत्ति आने वाली है। राजनीति वर्ग को आज के समय में बेईमानी के रूप में देखा जाता है, बट ये भी हमारा एक विचारधारा जो है वो गलत सिद्ध हुई है, क्योंकि राजनीतिक वर्ग में भी ईमानदार व्यक्ति भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र, मनु आदि राजा होते थे। वर्तमान समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी और अपने वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम ईमानदारी के लिए उल्लेखनीय है। शिक्षक को समाज के व्यक्तियों एवं छात्रों को बताना चाहिए कि राजनीति से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं होता, वरन कुछ बुरे व्यक्तियों के कारण ही राजनीति बदनाम है। इसलिए स्वस्थ राजनीति व्यवस्था के प्रयास करना चाहिए और छात्रों को उन जो पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी विचारधारा है किसी भी वर्ग के प्रति वो हटानी चाहिए। फिर है ओनरशिप क्लास, स्वामित्व वर्ग। स्वामित्व वर्ग के अंतर्गत दो वर्ग पाए जाते हैं, एक है मजदूर वर्ग और दूसरा है स्वामी वर्ग। यानी कि एक जो स्वामी है वो शोषण करता है और मजदूर शोषित होता है, ऐसा माना जाता है। एक शिक्षक को दोनों वर्गों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। उसको एक मजदूर को सेवक के कर्तव्य में ज्ञान कराना चाहिए, उनको स्वामी को आत्मसमर्पण के साथ साथ सेवा करनी चाहिए और स्वामी को अपने सेवकों को पुत्र के समान प्रेम करना चाहिए। इससे स्वामी और सेवक के बीच जो पूर्वाग्रह है या रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो जाएगी और शिक्षक को विद्यालय में अपने बालक, अपने प्रधानाध्यापक के जो भी आपका एक विचार है वो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, भेदभाव व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जितने भी समाज के प्रति पूर्वाग्रह बन गई हैं या जो रूढ़िवादिता हो गई है उन्हें समाप्त करना चाहिए। फिर है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। सामाजिक वर्ग का आशय समाज में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए वर्ग होते हैं, जिनमें विविध प्रकार के उद्देश्य निहित होते हैं, जैसे राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य एवं समाज सुधारक संबंधी उद्देश्य। इन उद्देश्य के आधार पर वर्गों के संदर्भ में अनेक पूर्वाग्रह निश्चित हो जाते हैं। इन पूर्वाग्रह के अंतर्गत जो सत्यता नहीं होती, इसलिए एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पूर्वाग्रहों की समीक्षा करे और समाज में सत्यता का प्रचार प्रसार करे। फिर है धार्मिक वर्ग, रिलीजियस क्लास। समाज में अनेक प्रकार के धर्मों को देखा जाता है। जब समाज में अनेक प्रकार के धर्म होंगे
तो उनमें वर्ग भी निर्माण होंगे। धार्मिक वर्गों के आधार पर अनेक भ्रामक प्रचार देखे जाते हैं जो कि पूर्वाग्रह पर आधारित है। कुछ धर्मों में इतना ज्यादा कट्टरता दिखाई जाती है और उस कट्टरता के आधार पर इतने लड़ाई झगड़े और भ्रामक चीजें दिखाई जाती हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि वह इस धर्म के आधार पर जो भी पूर्वाग्रह है उनका पहले परीक्षण करे, परीक्षण करके उसकी समालोचना करे और उसकी सत्यता को मानकर उसको समाज के समक्ष लाना चाहिए। विद्यालय में भी शिक्षक को विविध धर्मों के बालकों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए और उनके अध्ययन हेतु पूर्ण प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है जातीय वर्ग, कास्ट क्लास। समाज में जाति के आधार पर भी वर्ग बन गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग। इन वर्गों के बारे में अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे भारतीय सरकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति संपन्न होते हैं। जैसे भारतीय सरकार ने यह समझ लिया कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति संपन्न होते हैं, सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं करती और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के बालकों को सुविधा प्रदान करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में इस पूर्वाग्रह के आधार पर कार्य नहीं करना है। जिस वर्ग या जाति के बालक को जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो उसे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो था हमारा वर्गों के आधार पर इक्वलिटी एंड इक्विटी। अब है मेरा रेशियल इक्वलिटी एंड इक्विटी, नस्ल संबंधी निष्पक्षता तथा समानता। सामान्य रूप से समाज में प्रजातियों संबंधी अनेक प्रकार की रूढ़ियां पूर्वाग्रह पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आजीवन रंग भेद के विरुद्ध कार्य किया, लिंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। सामान्य रूप से समाज में आज भी कुछ जातियों को श्रेष्ठ माना जाता है और कुछ जातियों को बुद्धिहीन माना जाता है। इसी प्रकार गोरे रंग के व्यक्तियों को अच्छा माना जाता है तथा काले रंग के व्यक्तियों को बुद्धिहीन माना जाता है। इस प्रकार की धारणाओं के कारण काले रंग एवं निम्न जाति के बालक बालिकाओं को अपने विकास के अवसर नहीं मिल पाते। एक शिक्षक को सदैव इसकी समालोचना करनी चाहिए। अपने विद्यालय में उच्च जाति के छात्रों एवं निम्न जाति के छात्रों तथा काले रंग के और छात्रों एवं गोरे रंग के छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्वाग्रह सत्य सिद्ध नहीं होते। क्योंकि इसमें क्या है कि जितनी भी बुराइयां आ गई हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाए हुए किसी भी रंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता के दृष्टिकोण का विकास। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम किसी भी रंग भेद की नीति को नहीं अपनाएंगे बल्कि सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। तो शिक्षक को भी सदैव समानता के दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि मानव समाज में प्रत्येक मानव समान है। जन्म से कोई व्यक्ति मूर्ख और मूर्ख नहीं होता या बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के कारण, उचित सुविधाएं ना मिलने के कारण उस किसी का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता और किसी का आवश्यकताओं की पूर्ति होने से सर्वांगीण विकास हो जाता है। लेकिन एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह उचित व्यवहार करे, किसी के साथ रंग भेद की नीति ना अपनाए। दूसरा है भेदभाव की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक शिक्षक को समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जब तक समाज में इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक प्रजाति संबंधी जितने भी पूर्वाग्रह है या रूढ़ियां हैं वो बनी रहेंगी। इसके लिए एक शिक्षक का सर्वप्रथम अपने विद्यालय में जाति एवं नस्ल के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहिए।
बल्कि समाज में ऐसे योग्य नागरिक तैयार किए जाएं जो कि भावी समाज को इन पूर्वाग्रहों से रहित कर दे, इन स्टीरियोटाइप विचारधारा से रहित कर दे, और जिससे समाज में पूर्वाग्रह में व्यापक सुधार आए। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यू। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यू समाज में व्यापक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यालय में काले रंग व निम्न जाति के छात्रों की बुद्धि उपलब्धि के परिणामों को सबके सामने लाना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, जिससे ये लगे कि जातियों एवं रंगों के में छात्रों में बुद्धि उपलब्धि या अधिक बुद्धि उपलब्धि के छात्र होते हैं। इसमें समाज में ये पूर्वाग्रह भी समाप्त किया जा सकेगा। फोर्थ है शैक्षिक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एग्जाम्पल्स। प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एग्जाम्पल, शैक्षिक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। निम्न जातियों एवं काले रंग के छात्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण एवं बुद्धिमानीपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें समाज द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे समाज के व्यक्तियों को ये ज्ञान होगा कि उनके मन में जो पूर्वाग्रह की धारणा है कि ये निराधार है, और गोरे व्यक्तियों के मुक्तापूर्ण कार्यों को भी समाज के समक्ष लाना चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि प्रजातीय पूर्वाग्रह निराधार, यानी कि गोरे लोग भी बुद्धिहीन हो सकते हैं और काले रंग के व्यक्ति भी बुद्धिमता हो सकते हैं। ऐसी धारणाएं जो कि पूर्वाग्रह से संबंधित है कि काले बुद्धिहीन होते हैं और गोरे बुद्धि वाले होते हैं, ये जो पूर्वाग्रह है या जो रूढ़िवादिता है वो समाप्त होनी चाहिए। फिर है धार्मिक उदाहरण। धार्मिक उदाहरण में भी तुलसीदास जी ने एक चौपाई बताई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी कि प्रजातीय पूर्वाग्रह को जो कि समाप्त करती है कि हम सारे जीव ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं और एक जैसे हैं, सब में एक आत्मा है। गोरे रंग का व्यक्ति, काले रंग का व्यक्ति, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, अपेक्षित व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति सभी ईश्वर का अंश है। उनके अंदर बुद्धिहीनता और बुद्धिमता के पूर्वाग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। वो इसमें शिक्षक को ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे धर्म के आधार पर भी जो भेदभाव किया जाता है वो समाप्त हो। फिर है मानवीय मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति मनुष्य के प्रति भेदभाव करता है वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। इसलिए एक शिक्षक को अपने कार्य एवं व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोरे रंग, काले रंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये सभी मानव हैं और मानव को मानव के हित में ही कार्य करने चाहिए। वर्ग के आधार पर कोई शिक्षक का एक दायित्व बन जाता है कि वो वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव अपने विद्यालय में ना करे, छात्रों को समानता की दृष्टिकोण अपनाए, भेदभाव को समाप्त करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे और उनके लिए शैक्षिक उदाहरण भी प्रस्तुत करे और जितने भी मानवीय मूल्यों का विकास करे कि हम सबसे प्रेम और सहानुभूति और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, जिससे ये वर्ग संबंधी और या ये नस्ल संबंधी जितनी भी भेदभाव है वो खत्म हो सके। अब मेरा है क्षेत्र संबंधी, रीजियन रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। क्षेत्र संबंधी निष्पक्षता एवं समानता।
हमारे भारत समाज में, हमारा भारतीय समाज इतना बड़ा है कि अगर उत्तर नॉर्थ वाले देखो और साउथ वाले देखो, दोनों में बहुत सारे भिन्नता पाई जाती है। तो समाज के अंदर क्षेत्र के आधार पर भी जितने भी भेदभाव किए जाते हैं वो भी समाप्त होने चाहिए। जैसे कोई मुख्यमंत्री है, वो क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से वो मुख्यमंत्री है, तो वो अपने क्षेत्र का विकास करता है, वहां सारी सुविधाएं प्रदान करता है और दूसरे क्षेत्र को अनदेखा कर देता है। ऐसा करना भी ठीक नहीं है, बल्कि पूरा विश्व ही एक कुटुंब है और पूरे विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, क्षेत्रीयता की भावना का समापन होना चाहिए। छात्र जो भी शिक्षक है उसमें एक व्यवहार ऐसा आना चाहिए कि जितने भी संपूर्ण देश या संपूर्ण विश्व उसका क्षेत्र है, पूरी धरती ही हमारी है, ऐसा मानकर करना चाहिए। जैसे कि पहले ये हुआ था, बॉम्बे वाले कह रहे थे कि जो भी उत्तर प्रदेश के हैं वो यहाँ इस क्षेत्र से बाहर निकले। इस तरह की जो अवधारणा या ये जो राजनीतिक लोग करते हैं कि क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, इसको खत्म करना चाहिए, बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना को लाना चाहिए। हम उसमें प्रचार करना चाहिए कि हमारे अंदर एक बाहर से आए हुए को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। संपूर्ण देश जो है उसका अपना देश है, अपना है, और ये जो भावना है वैश्विक कल्याण की भावना, इसका विकास करना चाहिए, मानवता का विकास करना चाहिए। पशु वृत्ति को खत्म करना चाहिए कि पशु वृत्ति जो कि ये कहते हैं कि ये मेरा एरिया है या ये आपका एरिया है, इस एरिया भावना जो आ जाती है वो समाप्त होनी चाहिए। पृथ्वी ही हमारा घर है, अर्थ इज आवर होम, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ ग्लोबल वेलफेयर। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर जो बीमारियों के लिए टीके आविष्कार किया है, तो उस टीकों को उन्होंने सबसे पहले दूसरे देशों में भी भेजा है जहां इसको जरूरत थी। तो क्योंकि हम वैश्विक कल्याण की भावना का विकास करते हैं, हमारे अंदर ये स्पिरिट है कि ग्लोबल वेलफेयर, जिससे ये नारा गूंजता है कि मानव के लिए जिए और मानव के लिए ही मरे, मानव वही जो मानव के लिए जिए। तो ऐसा एक मानवता का विकास पैदा करे जिससे प्रेम का विकास हो, मानव सेवा की भावना हो, और ऐसे सद्वाक्य बच्चों से लिखवाने चाहिए विद्यालयों के अंदर। शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए कि समस्त मानव समाज हमारा परिवार है, ऑल ह्यूमन बीइंग इज आवर फैमिली, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सर्व जन हिताय एवं सर्व जन सुखाय, यानी कि सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना का विकास बच्चों के अंदर ये डालना चाहिए कि हम सुखी हैं तो दूसरों को भी सुख मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर की भावना को प्रकट करता है। कोई भी क्षेत्र ये मेरा है या वो उसका है, ऐसा भावना जो है छात्रों के अंदर नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है डिसएबिलिटी रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी, शारीरिक असक्तता संबंधी निष्पक्षता एवं समानता। इसके प्रति भी बहुत सारा कार्य गवर्नमेंट ने भी किया है और समाज वर्गों में भी किया है। जो समाज सुधारक है उन्होंने भी बड़े कार्य किए हैं कि जो विकलांगता की स्थिति समाज में बालकों में, युवा में या वृद्ध में पाई जाती है, उनके अंदर कोई व्यक्ति लंगड़ा है या कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश उसका जो है कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी शारीरिक अशक्तता के कारण उसको हीन भावना ना आए या उसके प्रति अन्याय ना हो या उसका विकास अवरुद्ध ना हो, बल्कि उसके विकास करने के लिए शिक्षक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसके लिए कार्य करे और उसके शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के भी विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए उसकी सहायता प्रदान करे, उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास करे।
डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव व्यू, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उसके अंदर करे, उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, उसके जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे बाहर निकालना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड को हटाना चाहिए, और शिक्षक को ये सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए कि सामान्य व्यक्तियों की तरह ये अशक्त व्यक्ति भी सब कार्य कर सकता है, और उसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको उत्तरदायित्व का भी ज्ञान करवाना चाहिए कि आप भी उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं, और उससे उसको जितने भी कार्य हैं शारीरिक रूप से अशक्त छात्रों को उनके शारीरिक अशक्तता से को ना देखते हुए, बल्कि उनको जितना विकास के लिए जो उनके कार्य रुके हुए हैं, ये हमारा मानवीय दायित्व है कि उनको आगे लाए, उनको सहयोग करें, उनको मानवीय मूल्यों को देखते हुए उनके प्रति आत्मीय व्यवहार करें, जिससे उस विकलांग या अशक्त छात्र को भी अपनी अंदर जो विकास की भावना है उसे सम्मान देना चाहिए, और हमारा ये मानवीय कर्तव्य भी बन जाता है कि हम उनकी हर तरह से सहयोग और प्रेम और सहायता प्रदान करें। ये हमारा मानव धर्म भी बन जाता है कि हम मानव धर्म को अपनाते हुए उनके प्रति जो है, जो अशक्त व्यक्ति हैं या जिनके जो विकलांग है या किसी भी कारण उनका कोई शारीरिक अंग कार्य नहीं कर रहा, तो उनको मोटिवेट करें, खेलों में आगे बढ़ाएं, पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, और उनकी हर तरह से सहायता करें, और उनके विकलांग बच्चों को स्पेशल क्लास भी प्रदान की जाए जिससे वो मोटिवेट हो सके और सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ उनकी भी शिक्षा, उनका भी विकास हो सके। तो ये था आज हमारा इक्वलिटी एंड इक्विटी। क्लास हो गया, नस्ल हो गई, उसके साथ साथ आपका क्षेत्र संबंधी हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो डिसेबिलिटी वाला है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना है तो कर लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पुट करना है।